linear momentum varies as 1 by r, angular momentum varies as 1 by root r, frequency of revolution varies as 1 by r to the cube रूट में है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। देखो सर्कल में घूम रहा है सैटेलाइट, तो ये समझ लो कि लीनियर मोमेंटम का केवल मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्वेशन चलता है, वो भी चेंज नहीं होता है, तो ये भी सही नहीं है। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, तो आपको पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये फार्मूला पता होगा। अगर सैटेलाइट मूव करता है या अर्थ मूव करती है, दिस फार्मूला यू कैन अप्लाई फॉर प्लानेट आल्सो सैटेलाइट। और फ्रीक्वेंसी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/f क्यूब। टी का उल्टा लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है प्रोपोर्शनल, तो मुझे लग रहा है कि यही सही है। तो यहाँ से उसको नीचे ले लो तो ये हो जाएगा स्क्वायर, हाँ ये तो आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऊपर ये नीचे, तो r1/r के पावर 3 और रूट, मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ प्लानेट ए अराउंड द सन इज 8 times दैट ऑफ बी। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ये तो तुम लोग तुरंत कर सकते हो। केपलर लॉ कहता है T1/T2 का स्क्वायर R1/R2 का क्यूब। तो द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लानेट ए अराउंड द सन इज 8 times दैट बी। तो ये बी का ले लो, इसका ए ले लो, ऊपर ए नीचे बी, ये चलो लिख देते हैं आपके लिए। ये 8 times है बी का, इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन बी। ए का डिस्टेंस है और ये बी का डिस्टेंस है। समझ में तो आ रहा होगा आप प्यारों। ये टी से टी कैंसिल कर लेते हैं, टी का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, क्यूब रूट मार लेंगे तो RA/RB स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। The period of the revolution of the planet A is around the sun is 8 times that of B। कर लिया। The distance of A from the sun is how many times greater than that of the B। तो यहाँ से क्या मिला, ये इसका क्यूब हो जाएगा। रुक जाइए, क्यूब रूट करते हैं ना इसका। यहाँ पे 8 का स्क्वायर किया तो मिला 64, फिर उसका क्यूब रूट करेंगे तो 4 4 4 मतलब 4 आ जाएगा, RA/B। ये तो RA इज 4 times ऑफ RB। आप योर आंसर इज 3, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन विल टेक प्लेस हियर। कैसा सवाल है, द एंगुलर फिगर शो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट M अबाउट द सन। क्लियर। The shaded area SCD shaded area SCD is twice the shaded area SAB। क्लियर। SCD का एरिया ट्वाइस है, इसका एरिया ट्वाइस है, तो इधर टाइम ट्वाइस लगेगा, सीधा बात होता है भाई। मूव्स टू C to D। इफ T1 इज द टाइम फ्रॉम प्लानेट टू मूव C to D, C to D का टाइम अगर T2 है, T1 इज द टाइम ऑफ प्लानेट टू मूव द C to D, ये T1 है। एंड T2 इज द टाइम मूव टू A to B, A to B का T1 है, तो ये हाफ टाइम होगा, वो ट्वाइस होगा, मीन्स T2 इज ट्वाइस ऑफ T1। T1 इज द टाइम फॉर द प्लानेट ऑफ C to D। मेरे से यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हुई है। T1 इज द टाइम फॉर द प्लानेट C to D का टाइम दे रखा है T1, यहाँ का टाइम देख रखा है। एंड T2 इज द टाइम ऑफ A to B, A to B का T2 दे रखा है, तो ये ट्वाइस होगा, मीन्स T1 इज 2 times ऑफ T2। ये आंसर इज करेक्ट, थर्ड आंसर। नेक्स्ट सवाल,
Apply Kepler's law of area planetary motion. The line joining the sun to the planet swept out equal area in equal time interval. Aerial speed which constant? इसके आंसर देखने होंगे। अच्छा, इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसे दिया हो डिफरेंट। तो इसका यही आंसर है कि केपलर्स लॉ ऑफ एरिया ऑफ द प्लानिटरी मोशन, द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वेप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, एरियल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट। यस, इज करेक्ट ऑप्शन इज दिस, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। Two bodies of masses m and 4m are placed at a distance r. Two bodies of masses 4m and 4m are placed at the distance r. The gravitational potential at a point at line joining them where the gravitational field is 0. देखो, ये सवाल भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सब ट्रेंडिंग के क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा सदाबहार क्वेश्चन हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो जरा इन बातों को गौर करो। टू बॉडीज ऑफ द मासेस m एंड 4m, दो बॉडी लेते हैं m और 4m। तो पहले ये निकालते हैं कि कहाँ पे इनका जो है फील्ड 0 होगा। फील्ड 0 होने के लिए आप जानते हो ये अपने साइड में फील्ड देता है और ये अपने साइड में देता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, r। तो आपको पता होगा कि फील्ड 0 होने पर दोनों इक्वल होते हैं। जब इक्वल होते हैं और ये डिस्टेंस हमने इस साइड का x ले लिया, तो इस साइड का बचेगा r माइनस x। E1 की वैल्यू होती है gm बाई एक्स स्क्वायर और g इंटू 4m बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया और मास भी चला गया। यहाँ से क्या बचेगा उसको देखिए, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, वहाँ मिलेगा 2 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, r माइनस एक्स 2x, x मिलेगा r बाई 3। अब वहाँ पे पोटेंशियल बताइए। तो पोटेंशियल कैसे बताएंगे, देखिए g पोटेंशियल हो जाएगा माइनस gm बाई r ड्यू टू m। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी पाए हो, r बाई 3 माइनस g। अब मास लेंगे 4m, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ 0 होगा वहाँ पर ये कितना पोटेंशियल देगा, 4m। तो 4m कितना पोटेंशियल देगा, डिस्टेंस कितना बनेगी यहाँ से, यहाँ का डिस्टेंस टोटल कितना डिस्टेंस है, r है, ये x है, r बाई 3 है, तो ये बनेगा 2r बाई 3। 3 2 से कैंसिल करेंगे और ये आपका मिलेगा माइनस 3 gm बाई r और ये बनेगा माइनस 6 gm बाई r, तो माइनस 9 gm बाई r। ये आपका आंसर हो जाएगा। Question number 35. Particle of mass m start from rest at a distance r from the center and along the axis of a fixed ring of the radius r and mass m. Its velocity at the center of the ring. देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो टोटल एनर्जी मिलेगी। यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है, ये डिस्टेंस लेते हैं r√2, तो माइनस gm, मास ले लेंगे m, डिस्टेंस ले लेंगे r√2। ये टोटल एनर्जी यहाँ की हो गई जब पार्टिकल यहाँ पे था। काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी। उसके बाद पार्टिकल जब ये जाएगा सेंटर पे पहुँचेगा, पूछ रहा है इट्स वेलोसिटी एट द सेंटर, तो पार्टिकल जाएगा सेंटर पे पहुंचेगा, तो सेंटर पे पहले इसकी एनर्जी निकाला जाए। और ये हम कंसेप्ट कौन सा लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इक्वल टू
माइनस GMEM बाई R, क्योंकि जब ये सेंटर पे जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस GMM बाई R√2 और ये माइनस उस साइड जाएगा GMM बाई R, ½ mv²। मास कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 2 को इसको दे देंगे, तो इसको सॉल्व करने पे लगभग आपका चौथा आंसर मैच करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसके पास टोटल एनर्जी जितनी होगी, और जब ये पार्टिकल इसके सेंटर पे जाता है तब इसके पास कितनी टोटल एनर्जी है, दोनों एनर्जी को हमें सम करना पड़ेगा। अब हम लोग आ गए सेक्शन बी में। 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg है, पोजीशन वेक्टर 2i कैप दिस दिया है। द सेंटर ऑफ मास हैज द पोजीशन वेक्टर। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं, फार्मूला लगा दीजिए, RCM m1 r1 m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देन आपको एकदम इजी वे में केवल वैल्यू रखने से आपको इसका आंसर मिल जाएगा और ये लगभग दूसरा आंसर मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व खुद कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन है इसमें। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 37। 2 homogeneous sphere A and B of mass m and 2m having radii 2a and respectively are placed in touch। देखो बच्चों, 2 homogeneous sphere A and B of mass m, एक स्फेयर है मास m एंड 2m रेडाई, देखो इसका जो है बड़ा है और एक छोटा है। इसका है 2a रेडियस है, मास m है, इसका रेडियस a है, मास 2m है। टच करते हुए रखे गए हैं यहाँ पे। चलिए फिर क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फर्स्ट स्फेयर। तो पहले स्फेयर से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, पहले स्फेयर से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा। तो आप जानते हो पहले स्फेयर से सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो मास हम लोग सेकेंड वाला लेते हैं 2m, और 2m लेते हैं। सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास की पहले से दूरी और सेंटर ऑफ मास की 2m ले लेंगे, सेकेंड का मास अपना अपान टोटल मास ले लेंगे m प्लस 2m इंटू इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो ये 2a बनेगा, ये a बनेगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 3m और m कैंसिल हो जाएगा, अबाउट 2 ये आंसर मेरे हिसाब से ये आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 37 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर है 34, 38, एन इलिप्टिकल डिस्क शोन इन द फिगर इज रोटेट इन ए टर्न अबाउट x डैश y डैश z डैश एक्सिस passing through the center of mass of the disk. Moment of inertia of the disk is same about all the 3 axes. An elliptical disc shown in the figure. एक इलेप्टिकल डिस्क है, सर्कुलर डिस्क होता तो सबके अबाउट सेम हो जाता, लेकिन ये इलिप्टिकल डिस्क है। तो अब कौन सा एक्सिस, एन इलिप्टिकल डिस्क shown in the figure is rotated in a turn about x dash y dash z dash. Axis passes through the center of mass of the disk. तो about the moment of inertia, moment of inertia of the disk is same about all of the axis। नहीं, क्यों सेम नहीं है, क्योंकि ये इलिप्टिकल है। अगर सर्कल होता और तीनों एक्सिस उसके प्लेन में होते तो हो सकता था कि सेम होता। मैक्सिमम अबाउट z एक्सिस, मैक्सिमम अबाउट y डैश एक्सिस एंड सेम अबाउट x एंड y। नहीं, सेम तो नहीं होगा। तो y डैश मुझे लग रहा है कि इसके प्लेन में है और z डैश इसके परपेंडिकुलर है,
तो वाई वाई डैश का ज़्यादा चांस होता है। योर ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन करेक्ट। An elliptical disc shown in the figure is rotated in turn about x x dash, y y dash and z z dash axis, passing through the center of mass of the disc. Moment of inertia of the disc is. इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फिर से गौर कर रहे हैं। देखिए लैमिना रखी हुई है ये यहाँ पर, ये एक्स एक्स एक्सिस हो गया और ये एक्स और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है तो ये थ्योरम है आई जेड जेड डैश आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो अगर इन दोनों उसके प्लेन में होंगे तो प्लेन के का जो सम होता है वो जेड के एक्सिस में, ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इस हिसाब से अगर देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, ये कंफ्यूजिंग है कि कौन सा एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आपका फिर ये जेड वाला ही सही ले लीजिए। मतलब यहाँ सबसे पहले क्लियर फाइन होना चाहिए कि कौन सा एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो चलिए ये ऑप्शन सही करते हैं। नाउ 39 क्वेश्चन हुआ। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज बेंट इट्स मिड पॉइंट टू मेक 90 डिग्री एंगल। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड इज। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द लेंथ 1 मीटर, उसको जो है बीच में से हम लोग रॉड को बेंट कर देते हैं। ऐसा बीच में से हमने 90 डिग्री पर रॉड को बेंट कर रखा है। इसका लेंथ बनेगा 0.5, इसका भी 0.5। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। अब इस रॉड के सेंटर को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला। इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, ये उसका लेंथ हो गया 0.5, L1 हो गया, ये L2 हो गया। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, सेंटर का बनेगा 0.25, 0। इसका बनेगा 0,0.25। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। देन वी फाइंड, यहाँ पर हम लोग x सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे। L1 x1 L2 x2 बाई L1 प्लस L2 एंड y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। वैल्यू देखो मैंने सब दे रखी है, y1 L2 y2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। तो ये x cm हो गया और ये y cm हो गया। तो द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड, तो ये कहीं पर होगा, मान लो ये कोऑर्डिनेट होगा x cm और y cm। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, डिस्टेंस लगाएंगे √ओवर x cm माइनस 0 स्क्वायर प्लस y cm माइनस 0 स्क्वायर। देन यू टेक योर आंसर इजीली। अब वैसे भी अगर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो इनका जो है एक बात अगर डायरेक्टली बताया जाए तो हम आपको पहला मेथड बताए। दूसरा मेथड से ऐसा समझिए कि एक रॉड ये है, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, एक रॉड ये है ना। अब अगर देखो तो रॉड यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में हो जाएगा। अगर आप इसको फिर यहीं से टर्न कर दो ये ऐसे, तो भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं देन योर आंसर विल बी 4 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 39 का 4 सही है, बिल्कुल 100%। देख लीजिएगा सॉल्व करके उसको। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड देन द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास
देखिए यहाँ इस सिस्टम को छोड़ा जाए तो पहले हम क्या करते हैं, ये बॉडी नीचे जाएगी और ये बॉडी ऊपर जाएगी। तो एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, हैवी मास में से, ये हैवी फोर्स में से छोटा वाला मास हम माइनस कर देंगे, ये 3 mg में से हम केवल m माइनस कर देंगे, mg डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा 4m। क्लियर। तो 3 mg में से mg माइनस करेंगे तो 2 mg आ जाएगा अपान 4m मीन्स g/2। तो ये इतने ही से नीचे जाएगा, मतलब ये a1 होगा और ये a2 होगा। अब हम निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फार्मूला होता है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना ले लिया जाए, चलो हम लोग m1 को m ले लेते हैं, उसका एक्सीलरेशन ऊपर है तो g/2 प्लस में, m2 को 3m ले लेते हैं, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है g/2 माइनस में, डिवाइडेड बाई टोटल मास ले लेंगे 4m हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, mg/2 माइनस 3mg/2, तो 3mg/2 में से mg/2 माइनस mg/2 आ जाएगा, mg आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई 4m आ जाएगा। तो आंसर आपको मिलेगा g/4 डाउनवर्ड। ये आपका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following pairs do not match rotational power? रोटेशनल पावर कोई भी हो, सब जूल सेकेंड में होते हैं। टॉर्क न्यूटन मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, एंगुलर एक्सीलरेशन रेडियन पर सेकेंड में नहीं होता, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। ये चौथा ऑप्शन सही है। अब आपका 42, यूनिफॉर्म वुडन प्लांक ऑफ मास 30 kg kept on 2 supports x and y as shown in figure. The length of the plank is L. Reaction force applied by y as shown in. y द्वारा रिएक्शन कितना लिया गया, जरा इसको चेक करें। यहाँ का रिएक्शन लगेगा, यहाँ रिएक्शन लगेगा, रिएक्शन ले लो N1 N2। और क्या करना है, 30 kg प्लांक, वुडन प्लांक ऑफ मास 30 kg। तो इसका लेंथ दिया हुआ है L, तो इसका वेट 30 kg कहाँ वर्ट करेगा, बीच में एक्ट करेगा। तो कहाँ का हमें निकालना है, द लेंथ ऑफ प्लांक इतना, रिएक्शन फोर्स अप्लाइड y। तो टार्क ले लीजिए x के अबाउट, इसके अबाउट टार्क ले लीजिए, तो ये 0 दे देगा। ये कितना देगा, यहाँ से यहाँ तक L/2 हो जाएगा इंटू 30 इंटू जी मतलब 10। और ये कितना टार्क देगा, y वाले पर रिएक्शन कितना है N2, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बनेगा L/2, L/4 पर है तो L/4 ये बन जाएगा। तो L/4, क्योंकि L/4 माइनस करेंगे तो 3L/4 आ जाएगा। ये यहाँ से लेंगे ना, अबाउट टार्क लेंगे x के अबाउट, तो एक फोर्स यहाँ बनेगा उसका वेट, एक फोर्स बनेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल वाले की जो दूरी होगी टोटल L में से L/4 माइनस करने से आ जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, L से L कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 15 150 ऐसा कुछ आंसर होगा। ये आपका, ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देख लेंगे सेकंड सोल्यूशन, देख लेंगे फिर से। अब इसमें देखो, इफ ए बॉडी इज इन ए प्योर रोलिंग एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, then the body will be, if a body is in pure rolling, एक बॉडी प्योर रोल कर रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल काइनेटिक